आइए बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं, हमने कल पढ़ा था। कहाँ से? जोना फेसिकुलेटा से। कहाँ से? जोना फेसिकुलेटा से, ठीक। जोना फेसिकुलेटा क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स का मिडल पोर्शन है, ठीक। एड्रेनल कॉर्टेक्स का मिडल पोर्शन है। अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो है, इसका हम लोग बात करते हैं कि फंक्शंस क्या है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसका जो फंक्शंस होगा वो फंक्शन क्या होगा कि बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ऊपर क्या होगा, बेसिकली इसका जो फोकस होगा, ठीक है, इस हार्मोन का क्या होगा, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही इसका इफेक्ट हो, इसका इफेक्ट प्रोटीन, फैट्स, इसके ऊपर भी क्या होता है, इसका इनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो आइए पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कार्ब्स मेटाबॉलिज्म। इसको पढ़ने से बाद पहले एक बात और ध्यान रखें कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं काफी सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉर्टिसोल, ठीक, कॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक, कॉर्टिसोन, ठीक है। ये काफी सारे टाइप के क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं। लेकिन इनमें से बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि 95% पाया जाता है, ठीक है, 95% कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकोइड पाया जाता है, कॉर्टिसोल पाया जाता है। तो मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉर्टिसोल के इफेक्ट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, कॉर्टिसोल के। क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में भी क्या आ जाते हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकोइड्स के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि मिनरलोकॉर्टिकोइड के अंदर भी काफी सारे जो हार्मोन्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी हमने काफी सारे हार्मोन पढ़े थे, क्लियर। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स के अंदर, उसके अंदर भी कॉर्टिकोस्टेरोन था, कॉर्टिसोन था उसमें भी, ठीक है। लेकिन उसी टाइप से जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं उसमें भी क्या होते हैं, तीन टाइप के बेसिकली हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, बेसिकली जो फंक्शन होता है इनमें, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सिर्फ कॉर्टिसोल ही होगा, ठीक। तो आइए कॉर्टिसोल के फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या है बेसिकली, कि सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। पहली बात तो क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ठीक। ये बात आपको समझ आई होगी। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स होते हैं, ठीक है, उनको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना, ठीक है। तो मतलब क्या है, मान लीजिए प्रोटीन से चेंज करना है, ठीक है, प्रोटीन से। अब प्रोटीन को बनाने वाली यूनिट्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं। तो मतलब मान लीजिए अमीनो एसिड्स को चेंज करना है हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। तो उसके अंदर कुछ एक एंजाइम लगेंगे। तो क्या करता है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन भी करवाता है, ठीक है। क्या करता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर एंजाइम्स लगेंगे, ठीक है, जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर, जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड से अगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है तो उनका जो एंजाइम्स हैं उनका क्या करेगा, सिंथेसिस करवाएगा। कौन? ये हमारा जो कॉर्टिसोल है, क्लियर। इसके अलावा ये क्या करता है कि मॉडरेट अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट के अंदर क्या करता है, मॉडरेट अमाउंट में क्या करता है, मॉडरेट अमाउंट में क्या करता है ये, कि जो सेल्स हैं उनको अपटेक ऑफ ग्लूकोज से रोकता है, ठीक है। तो डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो बेसिकली सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ग्लूकोज अपटेक जो है उसको क्या करता है, मॉडरेटली थोड़ा क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज अपटेक और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इसको क्या करता है, वो थोड़ा डिक्रीज कर देता है, ठीक, कॉर्टिसोल जो है। ये हमने पढ़े जो इफेक्ट है कॉर्टिसोल के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसके क्या इफेक्ट है, तो बेसिकली करता है क्या है, ये प्रोटीन जो है
बेसिकली ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड प्रोटीन होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड प्रोटीन्स होता है, स्टोर्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है ये, उनका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, स्टोर्ड प्रोटीन्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। और ब्रेक करने से क्या होता है, प्रोटीन को जब ब्रेक कर देंगे तो वहां पर क्या होता है, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और अमीनो एसिड फिर कहाँ पे आ जाते हैं, ये ब्लड में आ जाते हैं। तो मतलब अमीनो एसिड्स का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज करता है कौन, कॉर्टिसोल। इसके अलावा कुछ एक अमाउंट में जो प्रोटीन होते हैं वो भी ब्लड में आ जाते हैं, ठीक। तो मतलब ब्लड प्रोटीन का लेवल भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक। तो ये है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट किसका, कॉर्टिसोल का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉर्टिसोल जो है इसका इफेक्ट क्या है फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। तो फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है, बेसिकली कि कैटाबॉलिज्म ही उसमें करता है, क्या करता है कि उसके अंदर भी कैटाबॉलिज्म ही करता है। देखिए फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करता है कि जो एडिपोज टिश्यू होता है, बेसिकली जो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट स्टोर रहती है, ठीक है, जो फैट स्टोर रहती है, फैट को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स के अंदर, किसके अंदर, डिग्रेड करके क्या करता है, फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और फिर फैटी एसिड्स कहाँ पे जाते हैं, ये ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो मतलब क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं इनका अमाउंट बढ़ा देगा ब्लड के अंदर ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ें कि ये करता क्या, बेसिकली ऑक्सीडेशन भी करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है किसका, जो फैट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेल्स के अंदर स्टोर्ड फैट होता है, ठीक है, सेल्स में जो फैट है उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करवाएगा, ठीक है। तो ये है इसका इफेक्ट फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, क्लियर। तो बेसिकली क्या करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही नहीं, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। इसके अलावा ये क्या है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। जब कोई पर्सन जो है डिप्रेशन में होता है या जो स्ट्रेस में होता है, तब ये क्या होता है, रिलीज होता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये रिलीज होता है, ठीक, बेसिकली उनमें कॉर्टिसोल जो है ये रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ये काम और करता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है इनके प्रोडक्शन को क्या करता है, थोड़ा डिक्रीज करता है, इसको लो डाउन कर देता है, ठीक है। अब लो डाउन करता है मतलब क्या है, जो लिम्फोसाइट्स हैं, एग्जांपल एक और देखें कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके प्रोडक्शन को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होती हैं, जो बेसिकली लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनके जो मैचुरेशन को या फिर इनके प्रोडक्शन को क्या करता है, लो करता है। अब लो करता है तो मतलब क्या है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। क्या होगा कि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। एंटीबॉडीज कौन करता है, लिम्फोसाइट्स ही, बेसिकली बी लिम्फोसाइट जो होती हैं एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करती हैं। तो ये एंटीबॉडी को फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है, एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन है उसको नहीं होने देगा। अब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होने देगा मतलब क्या, ये इम्यूनो सप्रेसिव है, क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव है, इम्यूनो सप्रेसिव की तरह काम करेगा, ठीक। अब इम्यूनो सप्रेसिव की तरह काम करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं एलर्जी के पेशेंट्स के अंदर, किसके अंदर, जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करना पड़ता है हमें कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है। क्योंकि एलर्जी क्या होती है कि मान लीजिए कोई बाहर से नॉर्मल जो पैथोजन है वो आता है, ठीक है, जो कि बॉडी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बॉडी क्या करती है, उसके लिए काफी ज्यादा रिएक्ट कर जाती है, तो वहां पर क्या होती है, एलर्जी कंडीशन बन जाती है। तो मतलब इम्यून रिस्पॉन्स का एग्जीगरेटेड जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का एग्जीगरेटेड जो रिस्पॉन्स है वो एलर्जी है। तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें, जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉर्टिसोल का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम ये कैसे करता है, क्योंकि बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है वो कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि जो मास्ट सेल्स होती हैं, जो मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, ये सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं।
और हिस्टामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये बेसिकली जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है, हिस्टामिन का जो सिक्रेशन है मास्ट सेल के थ्रू उसको ये कम कर देता है, ठीक है। मास्ट सेल जो हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है उसको कम कर देता है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता है। क्लियर? तो ये हैं बहुत सारे जो फंक्शंस हैं किसके, कॉर्टिसोल के बेसिकली, ठीक है। तो जो कॉर्टिसोल है उसके हमने काफी सारे फंक्शन देखे। अब देखते हैं बेसिकली जो कॉर्टिसोल है, ये जो कॉर्टिसोल है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसका जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब कॉर्टिसोल जो है जिस काम के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिस काम के लिए रिलीज किया जाता है, जब वो काम पूरा हो जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक भेजी जाती है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या की जाती है, नेगेटिव फीडबैक भेजी जाती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस दोनों को क्या किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक भेजी जाती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि सीआरएच के सिक्रेशन को कम कर देता है, हम लोग सीआरएच पढ़ चुके हैं। अब सीआरएच के सिक्रेशन को कम करेगा तो क्या होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगी, एसीटीएच के सिक्रेशन को कम कर देगी। अब एसीटीएच का सिक्रेशन कम हो गया तो मतलब जो कॉर्टिसोल है ये भी रिलीज नहीं होगा, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इन हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, या जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके अंदर बेसिकली उनका फंक्शंस क्या होते हैं। आइए बात करते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं इनको हम लोग नॉर्मली सेक्स हार्मोन्स भी बोल देते हैं, सेक्स हार्मोन्स, ठीक। अब एक बात ध्यान रखें कि जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हैं इसे रिलीज कौन करता है, जोना रेटिकुलरिस जो पार्ट है वो क्या करता है, इसे रिलीज करता है, क्या करता है, जोना रेटिकुलरिस जो पोर्शन है, जोना रेटिकुलरिस का जो पोर्शन है एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर वो क्या करता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, ठीक। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो मेल हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक, एंड्रोजन्स। और फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज किए जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये हार्मोन रिलीज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है इसका, जो एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, या जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनका इफेक्ट जो है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर थोड़ा कम होता है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। जो एड्रेनल एंड्रोजन्स होते हैं, जो एड्रेनल एंड्रोजन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर इनका इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना भी इफेक्ट होता है हम लोग देखते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं बेसिकली ये क्या काम करते हैं कि जब फीटल कंडीशन होती है, जो मेल इंडिविजुअल होता है उसकी जब फीटल कंडीशन होती है तो उसके अंदर बेसिकली जो गोनैड्स हैं, जो गोनाड्स होते हैं, ठीक, उनके नॉर्मल डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। कौन सा, एड्रेनल एंड्रोजन्स जो होते हैं फीटल कंडीशन के अंदर जब कोई मेल इंडिविजुअल होता है तो उसकी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एड्रेनल एंड्रोजन्स को रिलीज करती है, जिससे कि उसके गोनाड्स जो हैं वो नॉर्मली मैच्योर होते हैं, ठीक है, नॉर्मली डेवलप होते हैं। लेकिन अगर वो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो क्या करे, एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज ना करे, ठीक है, एड्रेनल एंड्रोजन्स को रिलीज ना करे, तब क्या हो सकता है कि गोनाड्स जो हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्या है कि ये जो है ये अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन एडल्ट के अंदर इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा कम है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग क्या बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इनमें से बेसिकली एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स कौन सा, जैसे कि एक्सिलरी हेयर्स हैं, जैसे कि एक्सिलरी हेयर्स हैं, ठीक है, या फिर प्यूबिक हेयर्स जो है उनके क्या करता है, उनको ये प्रमोट करता है, एक्सिलरी हेयर के ग्रोथ को या फिर प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एंड्रोजन्स होते हैं मेल्स के अंदर ये क्या करते हैं, जो हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बॉडी के ऊपर हेयर डिस्ट्रीब्यूशन
उसको क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा अगर एंड्रोजन्स जो है, एड्रेनल एंड्रोजन्स जो है वो अच्छे से क्रिएट हो रहे हैं तो। ठीक है, अब है क्या कि यहाँ पर हमने एक बात की थी कि गोनाड्स जो हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं अपना एंड्रोजन्स। तो बेसिकली जो सेक्स है इंडिविजुअल का वो तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की हेल्प से डिसाइड हो जाता है। ठीक है, फीटस कंडीशन के अंदर। लेकिन वहां पर जो गोनाड्स होते हैं उनके नॉर्मल मैचुरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एड्रेनल एंड्रोजन्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, मेल अगर इंडिविजुअल है तो उसके अंदर टेस्टिस जो है वो कब डेवलप होंगे, वो तभी डेवलप होंगे जब एंड्रोजन्स को रिलीज किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर, जो बॉडी हेयर्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। और एस्ट्रोजन जो है बेसिकली जो फीमेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर जो है उनके नॉर्मली ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक, आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड नहीं, इसी ग्लैंड का जो पोर्शन है एड्रेनल मेडुला, उसको पढ़ते हैं। एड्रेनल मेडुला, ठीक है, एड्रेनल मेडुला क्या है कि कॉर्टेक्स के अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, इनर पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड का, जो कि 25% बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेसिकली, 3 हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। कौन सा, एपिनेफ्रिन, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, और डोपामिन, डोपामिन। ठीक है, इन हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। क्लियर, इनमें से जो डोपामिन है ये हार्मोन के बजाय न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो हार्मोन की तरह ही होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसको हार्मोन में स्टडी करते हैं। तो एड्रेनल मेडुला जो है, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाफिन सेल्स बोलते हैं। ठीक, क्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं ये है क्या, बेसिकली मॉडिफाइड न्यूरल सेल्स ही तो हैं। ठीक है, क्या है, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं। किसके न्यूरॉन्स हैं ये, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो इम्पैक्ट होगा, जो क्रोमाफिन सेल्स हैं ये क्या करेगी, ये हार्मोन्स को रिलीज करेगी। इन हार्मोन्स का जो इम्पैक्ट होगा वो किसकी तरह होगा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही होगा। क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही होगा। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह अब इसका इफेक्ट है, इसलिए जो एड्रेनल मेडुला है या जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, वो हम लोग मानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ज्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पर एक सिस्टम, हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं कि वहां पर एक सिस्टम बनता है सिंपैथेटिको, सिंपैथेटिको एड्रेनल सिस्टम, सिंपैथेटिको एड्रेनल सिस्टम। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जो हॉर्मोन्स हैं सिंपैथेटिक, जो हॉर्मोन्स हैं एड्रेनल मेडुला के, वो सेम काम करते हैं जो काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, जैसे जो फियर है, ठीक है, फियर है, फ्राइट है, ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, या जो हम लोग बात करें कि हार्ट बीट को तेज करना है, ठीक है, ये कौन काम करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी करता है और एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं वो भी करते हैं। इसलिए ये जो कंबाइंड फॉर्म है, इनका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, हम उसे क्या बोल देते हैं, हम लोग उसे बोल देते हैं सिंपैथेटिको एड्रेनल सिस्टम। ठीक, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, बेसिकली ये 2 मेन हार्मोन है। ठीक है, डोपामिन भी हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में क्योंकि थोड़ा हार्मोन है ये। ठीक है, छोटा हार्मोन है, छोटा का इन द सेंस क्या है कि इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा कम है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुने कि एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ठीक, बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को। तो आइए इनके बायोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनका जो सिंथेसिस है, इनका जो सिंथेसिस है किसका, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इनका कैसे होता है। तो बेसिकली जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, क्या, टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इसी से एपिनेफ्रिन बनेगा और इसी से नॉर एपिनेफ्रिन और इसी से डोपामिन बनेगा। ठीक है, टायरोसिन कैसे बनता है, या तो टायरोसिन डाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड जो है या तो ये डाइट में प्रेजेंट होता है या फिर ये जो फाइनल एलेनिन है उसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है। ठीक, तो जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इसका जब हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है,
जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन जब किया जाता है, ठीक है, कौन करता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन करता है, तो वहां पर क्या होता है, डोपा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डोपा का, ठीक है। डोपा क्या है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर डोपा जो है डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलेनिन, क्या है, डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलेनिन, ये क्या बेसिकली डोपा है, ठीक है, क्लियर। और जो डोपा है, ठीक है, इसको बाद में क्या किया जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, डोपा का क्या किया जाता है, डोपा जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन किया जाता है, ठीक है। और करता कौन है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और बनता क्या है वहां पर, फिर डोपामिन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या होता है, डोपामिन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, वहां पर डोपामिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो डोपामिन है बाद में इसको रिलीज कर दिया जाता है वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। डोपामिन जो है इसे क्या किया जाता है कि जो वेसिकल्स होती हैं इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो डोपामिन है इसका हाइड्रोक्सिलेशन जब किया जाता है, जब डोपामिन का हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है तो नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। क्या होता है यहाँ पर कि जब डोपामिन जो है इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन जब किया जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, ठीक, डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से क्या किया जाता है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, तब यहाँ पर क्या बनता है, तब यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। क्या बनता है, नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, ठीक, क्या बनता है यहाँ पर, नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज किया जाता है, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन का भी फॉर्मेशन किया जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पर मेथिलेशन किया जाता है नॉरएपिनेफ्रिन का मेथिलेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, मेथिलेशन, मतलब मेथिल ग्रुप जोड़ा जाएगा, मेथिलेशन जो किया जाता है, क्या किया जाता है, मेथिलेशन, ठीक है। अब ये जो मेथिलेशन किया जाता है किसका, जो डोपामिन है, ठीक है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन जब किया तो क्या हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हुआ, और नॉरएपिनेफ्रिन का जब मेथिलेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास एपिनेफ्रिन जो है वो बन जाएगा। और एपिनेफ्रिन बनाने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा होता है, फेनिल इथेनोलिमीन, कौन सा, फेनिल इथेनोलिमीन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बनाया जाएगा, एपिनेफ्रिन बनाया जाएगा, एपिनेफ्रिन बनाया जाएगा, ठीक। कैसे, यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, कौन सा, फेनिल इथेनोलैमीन, फेनिल इथेनोलैमीन एन मेथिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, काफी लंबा नाम है, ट्रांसफेरेज। तो यहां पर एक एंजाइम यूज होता है, कौन सा, फेनिल एथेनोलैमीन एन मेथिल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये एंजाइम जब यूज किया जाता है तब क्या होता है कि मेथिलेशन हो जाता है, किसका, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, तब क्या बनता है वहां पर, एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर, एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर अगर मेथिलेशन कर दिया जाए उसका, तब वहां पर क्या होता है कि एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब मेथिलेटेड जो फॉर्म है नॉरएपिनेफ्रिन की वो ही क्या है, एपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आइए जानते हैं जो इनका रिसेप्टर्स होते हैं, जो एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स जो हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के, ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, ठीक है, कौन से, अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो किसके होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ये दोनों क्या होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अल्फा जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2, और बीटा भी क्या होता है, बीटा 1 और बीटा 2, ये क्या होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2, ये क्या बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या बेसिकली रिसेप्टर्स हैं किसके, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के, ठीक है। जो एपिनेफ्रिन, ध्यान से बात सुने, जो एपिनेफ्रिन है वो अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर काम करता है, जो एपिनेफ्रिन है ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा,
ठीक है, अल्फा पे भी काम करेगा और बीटा पे भी काम करेगा। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रिन है, ध्यान से बात सुने, जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, सिर्फ अल्फा रिसेप्टर के ऊपर ही काम करता है। वो सिर्फ क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर ही काम करता है। कौन? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, सिर्फ अल्फा रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। और इनका जो फंक्शन हम लोग शुरू में देख चुके हैं, कब? जब हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन पढ़ा था। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, हमें पढ़ा था कि सेकेंडरी जो सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या होता है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। तो उसका फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, ये जो हार्मोन है अपना फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है, इसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में। फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक, कैटेकोलामाइंस, क्योंकि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनिए कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है, इनके जो फंक्शंस हैं वो सेम ही है, लगभग जो फंक्शंस हैं वो सेम है। ठीक है, बहुत थोड़े से जो फंक्शंस हैं वो डिफर करते हैं, जैसा कि रिसेप्टर्स जो हैं वो इनके अलग अलग होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस हैं वो सेम है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के। ठीक, तो आइए बात करते हैं कुछ एक फंक्शंस के बारे में। ठीक, तो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है इनका। क्या करते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है। ठीक, मेटाबॉलिक इफेक्ट कहां पर होता है इनका, कि ये क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करते हैं, जिससे जो ब्लड ग्लूकोज है इसका लेवल बढ़ जाता है। जिससे जो ब्लड ग्लूकोज है इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज है इसका लेवल बढ़ जाता है। क्लियर? अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से होता क्या है कि जो हार्मोन्स हैं, कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उनका भी रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन उनको भी रिलीज किया जाता है। ठीक, तो सारे के सारे हार्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं, काम करते हैं बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक, एक हार्मोन जो है दूसरे हार्मोन का जो इफेक्ट है उसको भी कॉज कर सकता है। ठीक, उसको मतलब सिक्रीट करवा सकता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है इनका वो क्या है बेसिकली, कि ये क्या करते हैं, जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स में क्या करते हैं, ग्लूकोज की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जो ब्लड ग्लूकोज है वो कहां पर जाती है, फिर मसल्स के पास में जाती है। ठीक है, और मसल्स फिर क्या करती है, उसका यूज करती हैं। और बेसिकली ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करके काम करते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, आगे बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैं, उनको कॉज करती है। ठीक है, जिससे कि जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा एग्जीक्यूटेड हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है इसका इफेक्ट। ठीक है, और बेसिकली इसके बाद में जो फंक्शंस हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है, जो नॉर एपिनेफ्रिन है, ये क्या करता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ब्लड वेसल्स का। क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल जो होते हैं उसको सिकोड़ देता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन करता है। इसके अलावा जो हार्ट बीट होती है उसको ये क्या करता है, तेज कर देता है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है उसको तेज कर देता है, हार्ट एक्टिविटी को ये तेज करता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, सारे सारे इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, कैटेकोलामिन्स जो हैं, ये क्या करेगा, हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक, इसके बाद में जो एपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, बेसिकली डायलेशन करता है ब्लड किसका, जो ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको डायलेट करेगा। ठीक है, डायलेट करेगा कौन, एपिनेफ्रिन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो एपिनेफ्रिन है वो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। यहाँ पर जो डायलेट करना है और जो कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो टर्म्स हैं वो हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है दोनों टर्म्स। ठीक है, बेसिकली काम ये दोनों ही करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन का, लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है वो थोड़ा कम करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग कि डायलेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्यूपिल है आईज में, ठीक है, आई का जो प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल जो होता है उसको क्या करता है, डायलेट करते हैं। ठीक, डायलेट कर देते हैं। और जो ब्रीदिंग रेट है, जो ब्रीदिंग रेट है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद में
अगर फंक्शन तक देखा जाए कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इनमें से ज्यादा कौन सा सीक्रेट होता है, तो बेसिकली 80% जो हार्मोन है वो एपिनेफ्रिन सीक्रेट होता है। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो 80% होता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये ज्यादा कॉज करता है एंजाइटी को, ठीक है, एंजाइटी, एंजाइटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर जो फियर है उसको कौन ज्यादा कॉज करता है, एपिनेफ्रिन कॉज करता है। जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये बेसिकली कब रिलीज होता है, जब कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए जो हमारे पास, जो हमारे साथ में पहले भी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके साथ में हम फेमिलियर हैं, तब नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। लेकिन कई बार क्या होती है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसका हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है तब एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है। तो मतलब जो ज्यादा एंजाइटी है, ज्यादा फियर कौन कॉज करेगा, जिस कंडीशन का हमें एक्सपेक्शन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तब क्या होगा कि हमें ज्यादा एंजाइटी फील होगी, ज्यादा फियर फील होगा, तो वो कौन करवाता है, एपिनेफ्रिन करवाता है। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो जिस कंडीशन के अंदर हम लोग थोड़े फेमिलियर होते हैं तब ये रिलीज होता है। क्लियर? तो ये क्या है, बेसिकली इनके जो फंक्शंस हैं वो हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस हैं बेसिकली हमने बात की थी कि जो एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये बात करें कि इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दोनों के दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक हार्मोन क्या करता है, सिर्फ अल्फा जो रिसेप्टर होते हैं वहां पर काम करता है। क्लियर? जो एपिनेफ्रिन होता है इसका जो मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, एपिनेफ्रिन का जो मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर एपिनेफ्रिन, वो कितना होता है, लगभग 5 to 10 टाइम्स मोर होता है, 5 to 10 टाइम्स मोर होता है किसका, एपिनेफ्रिन का। क्लियर? तो ये कुछ एक क्या है, फंक्शंस हैं किसके, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो इनका रेगुलेशन है, इनका जो रेगुलेशन है, जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से, कैटेकोलेमिन्स हैं, इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो रेगुलेट इनको कैसे किया जाता है कि बेसिकली नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म के थ्रू इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन है ये, और जब इमरजेंसी की कंडीशन हट जाती है, ठीक है, जब बॉडी क्या करती है, बॉडी को ऐसा लगता है कि अब जो हम क्या है सेफ हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी की कंडीशन थी उससे हम लोग बच चुके हैं, तब क्या होता है कि ये हार्मोन जो है बेसिकली दोनों के दोनों ब्लड से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। जब ब्लड से दोनों के दोनों हार्मोन हटा दिए जाते हैं तब क्या होता है कि बॉडी नॉर्मल हो जाती है, तब क्या होता है कि बॉडी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म भी होता है यहाँ पर, कि वो एड्रेनल पिट्यूटरी को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कि वो क्या करे, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो हैं उनके रिलीज को बंद कर दे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है बेसिकली कि जो हार्मोन्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है, किसको, जो कैटेकोलामाइंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हैं किसके, एड्रेनल ग्लैंड के, आइए उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़े कौन कौन से, हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। हाइपो एड्रेनलिज्म, हाइपो एड्रेनलिज्म हम लोग कब बोलते हैं, ये कंडीशन कब होती है, जब जो हार्मोन्स हैं किसके, एड्रेनल ग्लैंड के, वो थोड़ा कम रिलीज होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल जो उसका लेवल होता है उससे कम रिलीज होते हैं, और जब ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं तब क्या हो जाता है, हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग हाइपो एड्रेनलिज्म के बारे में। जो हाइपो एड्रेनलिज्म है ये कब रिलीज होगी, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो कब कॉज होगी, बेसिकली जब जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, जब एड्रेनल ग्लैंड जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर एट्रोफी हो जाएगी, उसके अंदर एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। एट्रोफी का मतलब क्या है, उसको पूरी तरह से हम लोग बात करें कि अच्छी तरह से उसको केयर नहीं किया जाएगा एड्रेनल ग्लैंड का, ठीक है, एट्रोफी हो जाएगी, मतलब वो ग्लैंड खत्म भी हो सकती है उस केस में। क्लियर? या फिर इंजरी जब हो जाए, ठीक, या जब हम लोग बात करें कि इंजरी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इंजरी के अलावा जो हार्मोन है एसीटीएच, ठीक है, इसके लिए इसका रिस्पॉन्स कम हो जाए, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड का एसीटीएच के लिए जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, ठीक है। क्लियर? या फिर कैंसर हो जाए, कैंसर में भी क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड खत्म हो जाती है, ट्यूमर की बात नहीं करें, कैंसर की बात करें, तब क्या है कि जो हाइपोएड्रेनलिज्म है इसकी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। हाइपोएड्रेनलिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर सोडियम और क्लोरीन, जो सोडियम और बेसिकली क्लोराइड जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सोडियम
और जो क्लोराइड एलिमेंट्स हैं इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, सोडियम और क्लोराइड जो एलिमेंट्स हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली हम लोग किस डिजीज की बात करें? हम लोग बात करें एडिसन डिजीज की। इसकी एडिसन जो डिजीज है उसकी बात करें हम लोग, एडिसन डिजीज जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर यूरिया के यूरिया के साथ में क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं ये बेसिकली एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कंडीशन कौन सी बन जाती है? हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब जो सोडियम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बन जाती है, हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बन जाती है। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? पोटेशियम का जो लेवल है बॉडी में वो बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये कंडीशन हो जाती है। और जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो आरबीसी हैं उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी है इनका जो अमाउंट है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेसिकली कि जो पर्सन है उसके अंदर जो अगर जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो रिलीज होना बंद होते हैं, जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होना बंद होते हैं, ठीक है, तब अगर उस पर्सन को विद इन 4 डेज टू 2 वीक्स अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, जब मान लीजिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो का जो हार्मोन्स हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, ये सीज हो चुके हैं, ये मतलब रिलीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तब 4 दिन से लेकर 2 वीक तक अगर उस पर्सन को ट्रीट ना किया जाए तब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ कैसे हो जाती है कि जो उससे क्या हो जाता है? कार्डियक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या हो जाती है? कार्डियक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसको कार्डियक शॉक लगता है और फिर उस पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये क्या है, कुछ एक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो एडिसन डिजीज है इसके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, मसल्स में से प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जो मसल्स हैं, मसल्स जो हैं, यहां पर क्या होता है कि प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है। प्रोटीन अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन अमाउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। किसके अंदर? मसल्स के अंदर। क्लियर? प्रोटीन अमाउंट कम हो जाता है मसल्स में। ठीक है, तो मसल जो है वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। इसके अलावा मसल जो है वीक होने के अलावा क्या होता है कि जो पर्सन है उसे स्ट्रेस रहती है, पर्सन को क्या रहेगा? स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, और उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। क्या होगी? उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी उस पर्सन को हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग बात करें एडिसन डिजीज की, जो कब कॉज होती है? हाइपोएड्रेनिज्म के दौरान कॉज होती है। ठीक है, हाइपोएड्रेनिज्म कब होता है? जब जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके अंदर एट्रोफी हो जाए, इंजरी कोई हो जाए, या फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसके खिलाफ उसके लिए जो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, या फिर ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन हो जाए। ठीक है, तो इन कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हाइपोएड्रेनिज्म की कंडीशन बन जाती है, या फिर कैंसर हो जाए। तो तब हमें जो डिजीज देखने मिलती है वो कौन सी है? एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि यूरिया के साथ में सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है। ठीक है, इसके कारण हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक, और आरबीसी का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वहां से खत्म हो जाता है। ठीक, और जब मिनरल जो हैं वो बंद हो जाएं, ठीक है, सीज हो जाएं उनका रिलीज, तब अगर 4 दिन से लेकर 2 वीक के अंदर अंदर अगर पर्सन को ट्रीट ना किया जाए, अगर पर्सन को ट्रीट ना किया जाए, तब क्या है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, उससे पर्सन को क्या होता है कि बेसिकली कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है? डिक्रीज हार्ट रेट हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और शॉक के कारण पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो क्या होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पर क्या होता है कि बेसिकली एडिसन डिजीज के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो है वो वहां पर आ जाता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट आ जाता है। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट आने के कारण क्या होता है? जो पर्सन है उसकी बॉडी ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है। क्लियर? तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं इसके हाइपोएड्रेनिज्म के कारण होने वाली डिजीज, जो
क्या है, हमारी एडिसन डिजीज है, उसके कुछ एक सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपर एड्रेनलिज्म के बारे में। किसके बारे में? हाइपर एड्रेनलिज्म के बारे में। आइए बात करते हैं हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन कब होती है। जब पर्सन के अंदर हाइपर एड्रेनलिज्म, ठीक है, जब क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनल हार्मोन्स हैं, ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाएं, तब क्या होता है, हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन हो जाती है। और तब हमें जो सिंड्रोम सामने देखने को मिलता है, जो डिजीज सामने देखने को मिलती है, वो कौन सी है? वो कुशिंग सिंड्रोम है। वो कौन सी है? कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है? हाइपर एड्रेनलिज्म के कारण होता है। ठीक, और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ये क्यों कॉज होता है? अगर ट्यूमर हो जाए, ठीक है, एडिनोमास की कंडीशन बन जाए, अगर ट्यूमर हो जाए, ठीक है, एडिनोमास की कंडीशन बन जाए या ट्यूमर हो जाए, तब भी क्या होता है कि हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है उसका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाए। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, उससे क्या होता है कि पिट्यूटरी की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और पिट्यूटरी की एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, एसीटीएस ज्यादा रिलीज होता है, और उससे भी क्या होता है कि हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और अगर बात करें, अगर हमने बात की ट्यूमर की, तो हमने बात कर ही चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर कहीं पर भी बात करें कि ट्यूमर हो जाए, तब भी क्या होता है कि हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन बन जाती है। अगर बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर हो जाए, तब भी हमें हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम के हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या कुछ हैं। कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या कुछ हैं? तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन है, जो पर्सन है, ठीक है, उसका जो टॉर्सो है, पर्सन का जो टॉर्सो है बेसिकली, वो क्या हो जाता है, बफेलो लाइक हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बफेलो लाइक हो जाता है। ठीक है, बफेलो लाइक जो टॉर्सो है, ये टर्म क्या बता रही है हमें कि टॉर्सो बेसिकली किसको बोलते हैं? अगर हम लोग बेसिकली जो अपनी बाजू है, ठीक है, जो आर्म्स हैं इसको हटा दें, जो लेग्स हैं उसको हटा दें, और जो हेड है इसको हटा दें, तो बॉडी का जो पोर्शन बच जाता है, बेसिकली ये जो धड़ वाला पोर्शन हमारा बच जाता है, इसे टॉर्सो बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, बफेलो लाइक हो जाता है। मतलब क्या, उसके अंदर काफी ज्यादा फैट हो जाता है। क्या हो जाता है, काफी ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। काफी ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होने के कारण क्या हो जाती है, जो पर्सन है उसके अंदर क्या होता है कि बफेलो लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो फेस होता है, जो फेस होता है वो मून लाइक हो जाता है। ठीक है, मून लाइक हो जाता है। मून लाइक फेस हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? मून लाइक फेस हमें जो कुशिंग सिंड्रोम है इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो पर्सन है उसके अंदर क्या होता है, हेटोसिज्म की कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है? हेटोसिज्म की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, हर्सुटिज्म की, किसकी? हर्सुटिज्म की कंडीशन देखने मिलती है। हर्सुटिज्म की कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन का फेस होता है, जो पर्सन का फेस होता है वहां पर काफी ज्यादा बाल आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है। एक्सेस हेयर ग्रोथ, एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है कहां पर? फेस पे। ठीक है, फेस पे क्या होती है, उसके एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो 80% पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के, ठीक है, जो बेसिकली क्या होते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर 80% जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है। क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, क्या होती है? हाइपरटेंशन, मतलब जो बीपी उनका वो बढ़ा रहता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो लगातार बढ़ता रहता है। क्या है? ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो लगातार बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो डायबिटीज है वैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कुछ। क्लियर? इसके अलावा जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है। जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्लियर? तो उसको बीमारी, और ज्यादा बीमारी लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, ये हमने बात की कि मेन जो दो सिम्टम्स हैं हमें एड्रेनल से रिलेटेड वो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? हाइपोएड्रेनिज्म और हाइपर एड्रेनिज्म। इसके अलावा कुछ एक और डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इस ग्लैंड के। जैसे बात करें हम लोग एल्डोस्टेरोनिज्म। क्या है? एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है,
जो एल्डोस्टेरोनिज्म है इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो एल्डोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। या जब ये ट्यूमर हो जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ट्यूमर जब हो जाए तब क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन जो है, ठीक है, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, उसका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके अमाउंट बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, सोडियम का अमाउंट उसके अंदर बढ़ जाता है, प्लाज्मा के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन जो पोटेशियम है, जो पोटेशियम है इसका अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम का अमाउंट कम होने के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा क्या हो जाता है, उसका हाई हो जाता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसको पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है। क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर बेसिकली बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी उसका बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉलीयूरिया की कंडीशन हो जाती है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि इस पर्सन के अंदर हमें जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, ठीक। इसके अलावा एड्रेनल विरिलिज्म भी है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, एड्रेनल विरिलिज्म के अंदर, बेसिकली एड्रेनल विरिलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, कौन से, गोनेडोकॉर्टिकोइड्स के अंदर बेसिकली जो एंड्रोजन्स हैं उनका अगर सिक्रेशन जो है वो इफेक्ट हो जाए, अगर जो एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, अगर एंड्रोजन्स जो हैं इनका जो सिक्रेशन है वो एबनॉर्मल हो जाए, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर फीमेल के अंदर ये हो जाए, अगर फीमेल के अंदर ये हो जाए तब क्या होता है कि उस फीमेल के अंदर हमें मेल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वुमन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसकी दाढ़ी आ जाएगी, मूछें आ जाएंगी और उसकी वुमन की जो वॉइस है वो काफी ज्यादा भारी हो जाएगी, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, एड्रेनल विरिलिज्म के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो ह्यूमन रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर बेसिकली जो हम बात करें कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है। बेसिकली मेल्स के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स वेस्टिजियल होती हैं, काम नहीं करती हैं। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड जो है इसके अलावा, इसके कारण जो एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है, उसके सिक्रेशन जब कई बार बढ़ जाए तो एक्सेसिव एक्सक्रीशन होने के कारण, एक्सक्रीशन क्या हम बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव सिक्रेशन होने के कारण, एक्सेसिव सिक्रेशन होने के कारण किसका, एस्ट्रोजन का, तो मेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, उसकी जो वॉइस है वो पतली हो जाती है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, मतलब फीमेल लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, गायनिकोमेस्टिया के अंदर।